मार्च मार्च तक का करंट अफेयर अभी अपलोड हुआ है ऐप पे, बताओ। यहाँ से सुनो, अब ध्यान से सुनो। ये तभी रोकेंगे जब डाउट आएगा। और इसको करंट अफेयर्स को सिर्फ जीके के, ट्राई टू रीड द वर्ड्स ऑल्सो, है ना, ट्राई टू रीड द, ठीक। और कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस से फायदा क्या होगा? देखो, एक होता है कि मैंने तुमको बता दिया, एक होता है न्यूज़ के बहुत सारे डायमेंशन। अब मान लो पैसेज, कोई प्रेस पे न्यूज़ आई है, किस पे आई है? प्रेस पे। तो हम प्रेस को पूरा समझ, मान लो अगर हमें लैंग्वेज में सवाल आता है या सीआर में भी सवाल आता है, तो हम उसको क्या कर लेंगे? सॉल्व करने के ये टॉपिक्स लिखे होंगे, टॉपिक्स को टेक करते चलेंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। साइंस से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स में आए हैं, से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स आए हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये है। ये मैं तुमसे ऐसे पूछता नहीं है इकोनॉमी का सवाल, बट ये सेक्शंस वो छूता है। तो मोस्टली मोस्टली जो पैसेजेस भी करंट अफेयर बेस्ड आएंगे, चाहे गूगल में आए, वो इन स्लाइड से प्लीज़ कर लेना, ठीक। नोट्स बनाने पे सिर्फ उतना फोकस, हाँ मैं एक्स्ट्रा लिखूंगा, क्या उसे लिख, चलें आगे। क्या बताना चाह रहा है? व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टेल अस? लिखा है टॉप 10 बेस्ट एंड वर्स्ट कंट्रीज, प्रेस डम। तब कीवर्ड क्या है? प्रेस डम। बाकी पूरा इंडिया की रैंक फील हुई है। तो हमें दूसरी एक चीज़ और याद रखनी, व्हाट इज इंडियाज रैंक। पहला बात बताओ, व्हाट इज प्रेस, व्हाई इज मीडिया इंपॉर्टेंट, व्हाई इज मीडिया इंपॉर्टेंट? को एनालिसिस के साथ पढ़ो, कल ही एग्जाम नहीं, एक एक वो भी बनाना है ना एप्टीट्यूड का तरीका, व्हाट इज, हाँ, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे बैठी है पावर में, जो लोग बैठे हैं वो इधर पावर में होते हैं, और कुछ लोग, एक 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 इंसान होगा पावर में, और वो कुछ लोगों को क्या कर रहा होगा, रूल, क्या कर रहा होगा, रूल। अब ये कैसे लॉज बना रहा है, क्या ये चीज़ बोलना चाह रहा है? तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक आदमी चाहिए होगा कि नहीं? राजा जो भी बोल रहा है, या राजा जो भी राज्य में कर रहा है, वो बात पहुँचाने के लिए एक आदमी चाहिए, यस और नो? चाहिए। अब यही काम पहले ज़माने में कौन लोग करते थे? किंग के टाइम पे, किंग के कुछ रिप्रेजेंटेटिव डिप्लोमेट्स, है ना। बाद में धीरे धीरे किंगशिप से हम चले गए किस पे, डेमोक्रेसी। अब पावर किंग के हाथ में नहीं थी, अब पावर किसके हाथ में थी? पीपल के। कि क्रेसी मीन पावर एंड डेमो मीन पीपल। पावर वॉज इन द हैंड्स ऑफ पीपल नाउ। तो पावर जिसके हाथ में होगी उसको सारी इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है, यस और नो? जरूरी है। तो डेमोक्रेसी में मीडिया के रोल को बढ़ा दिया, डेमोक्रेसी मीडिया के रोल को बढ़ा दिया। कि आपने कुछ लोगों को चुन के भेजा है, अब वो ऊपर क्या कर रहे हैं कौन बताएगा? क्या आज सोशल मीडिया बता रहा है, पहले प्रिंट मीडिया बताता था। प्रिंट मतलब अखबार। मीडिया का रोल डेमोक्रेसी ने बढ़ा दिया। इसीलिए डेमोक्रेसी में बोला गया कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर, ठीक है। 4 पिलर, पहला लेजिस्लेटिव, द वन हु मेक्स द लॉ। सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, द वन हु एग्जीक्यूट द लॉ। देन इज जुडिशरी, हु चेक्स बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। प्रोटेक्ट द लॉ तो एक बार का काम हो गया, एग्जीक्यूटिव गलत करेगा तभी भी। फोर्थ पिलर बोला गया किसको, ये सवाल पूछा गया है, फोर्थ डेमोक्रेसी पूछा गया है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कौन होगा? और आगे समझ में आया? अब देखो, हमारे यहाँ क्यों डेमोक्रेसी अपनाई गई, और हमने अपनाई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज वी आर चूजिंग आर रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव टेक्स डिसीजन आर हाउस इन द पार्लियामेंट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आई। अब जब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आई, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप को एक राइट दिया, राइट का नाम रखा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति आज़ादी। आई कैन स्पीक एनीथिंग, एक्सप्रेस एनीथिंग दैट आई वांट टू, ऑल्दो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। एब्सोल्यूट एक ही फंडामेंटल राइट है, वो है राइट टू अनलिटी। के अलावा सारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ कैविएट लगा है, क्या लगा है, क्या लगा है? कैविएट मतलब वार्निंग। अभी जब वर्ड्स पढ़ेंगे तो कैविएट भी आएगा। कैविएट मतलब वार्निंग, सब कुछ एक्सेप्शन के अवेलेबल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की पावर दे दी गई किस आर्टिकल के अंदर? 21।
लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि देखो तुमने हमको पावर तो दे दी है किसकी, एक्सप्रेस करने की, बट एक्सप्रेस करने के लिए कम से कम हमको इन्फॉर्मेशन दो। जब मुझे इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होगा तभी तो मैं एक्सप्रेस करूंगा, है ना। इसीलिए सरकार ने 2005 में एक कानून बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। मतलब इस देश में अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरा फंडामेंटल राइट है। कैसा फंडामेंटल राइट? इम्प्लिसिट। वाई इम्प्लिसिट? इनडायरेक्टली बात है ना। तो हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जोड़ के देख लिया। रियली सॉरी, ये होगा 19, आर्टिकल 19 है, 1A। तो हमने एक्सप्रेशन को किसमें जोड़ दिया? इंफॉर्मेशन को 19(1). ये भी पूछा हुआ सवाल है, तो हमको प्रेस की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अब अपने दिमाग लगा के खुद से सोचो, हमारे पास जो प्रेस होती है वो प्रेस कैसी होनी? एक आइडियल प्रेस या मीडिया कैसा होना चाहिए? बताओ, से बोलो। बायस नहीं होना चाहिए, है ना। बायस बिल्कुल कम होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट के साथ में। और क्या होना? वर्ड्स भी सीख। अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल किसको? जवाब दे, जवाब दे। आप अपने पेरेंट्स को अकाउंटेबल हैं बिकॉज दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन यू, हेंस दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस। समवन इज नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन यू, मोटा, they don't have that right to ask you questions, so you are accountable to your parents। आ रहा है? so the media is accountable to the of India। आ रहा है? और कैसा होना चाहिए मीडिया? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, और सबसे बढ़िया बात है अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, और अवेलेबल होना चाहिए। हो सकता है आपके देश में सारी बातें छपती हो, बट आप तक गांव ग्रास रूट लेवल पे नहीं पहुंच रही, तो उस जगह क्या फ़ायदा? इसके लिए मीडिया को अवेलेबल होना चाहिए कि भाई आप जो मीडिया छापें, आप जो भी करें वो पैन इंडिया सबको पता। साथ में एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब हो सकता है मॉल, मान लो आपके आस पास कोई 10,000 का टी शर्ट रखा है, लेट्स से 10,000 का टी शर्ट, इट इज़ अवेलेबल टू यू, बट इज इट एक्सेसिबल? समझ में आ रहा है? किसी के पास हो सकता है अवेलेबल तो हो, बट वो एक्सेसिबल ही। मान लो मेट्रो का राइड लेट्स से स्टार्ट कॉस्टिंग 500 रुपीज़। एक गरीब आदमी के लिए मेट्रो अवेलेबल तो है, बट क्या उसके लिए एक्सेसिबल है? अवेलेबल और एक्सेसिबल में अंतर समझते हो? अवेलेबल होने का मतलब बिल्कुल नहीं आपके लिए एक्सेसिबल भी होगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। पब्लिक पार्स आर एक्सेसिबल टू ऑल, अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। बट लेट्स से कोई फैशन ब्रांड है, माइकल कॉर्स, ऑल्दो अवेलेबल टू यू एट योर अमेजॉन, बट इज इट एक्सेसिबल? नो। आई अवेलेबल एक्सेसिबल। मीडिया शुड बी अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, पैसेज में यार में में पढ़ोगे तो एक्सेसिबल और ये आ रहा है। तो मीडिया के ये सारे क्वालिटीज़ है। कुछ क्वालिटीज़ अब इंटरनेशनल बॉडीज़ भी बताएंगी। जैसे जो ये रिपोर्ट निकालता है वो पूरी दुनिया की मीडिया को कुछ कुछ पैरामीटर्स पे मेजर करता है और चेक करता है मीडिया कितना अच्छा। एक चीज़ और है, ये फ्री भी तो होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कैपिटलिस्ट पीपल, है ना, फ्री फ्रॉम करप्शन, फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो। ऐसा तो नहीं सरकार ने मीडिया हाउस पे कब्जा कर रखा हो। फ्रीडम तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मीडिया के लिए। ये सारे मीडिया के क्या है इंपॉर्टेंस, वाई वी नीड मीडिया। अब इसी इन्हीं कुछ पैरामीटर, फ्रांस का एक एनजीओ है, कहाँ का? फ्रांस का एक जो है, उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सब समझे? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मतलब वो ग्लोबल बात, वो रिपोर्टर हैं, वो किसी बॉर्डर में अपने आप को नहीं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनके लिए पूरा ग्लोबल सिटीजन, पूरा ग्लोब ही उनकी क्या है, कम्युनिटी। आ रहा है? तो ये लोग हर साल निकालते हैं दुनिया के अलग अलग देश, कौन किस रैंक पे है, और उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मैंने तुमको पैरामीटर्स बताए जो हम, अब उनके कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स है। हमें इंडिया की रैंक याद रखनी है और रैंक 1 याद रखना है। समझ में आ रहा है? प्रेस को समझ पा रहे हैं? इंडिया कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड, अकाउंटेबल, एक्सेसिबल, फ्री, अफोर्डेबल, अवेलेबल। अब तुम एक बार ज़रा दिमाग लगा के देखो, मीडिया की जगह से रिप्लेस कर दो। सब में लगभग यही तो प्रॉब्लम्स हैं। तो फूड से करके देख लो, गवर्नेंस करके देख, चलें आगे, पक्का। अब देखो रैंक 1 पे कौन है, और वे। अब एक चीज़
ये जो नॉर्वे है ना, स्वीडन, इस टाइप की कंट्रीज देखते हो जो नॉर्थ सी के पास हैं, इंग्लैंड से ऊपर हैं, क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, सारे क्या हो गए? स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड। समझ पाए? आइसलैंड कहाँ है? आइसलैंड कहाँ है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, ग्रीनलैंड। वेरी गुड। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको क्या बोला? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, एक है नॉर्वे, एक है स्वीडन, एक है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, नॉर्वे और फिनलैंड की आप बताना। बात सुनो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कितनी है? फिनलैंड को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड भी बोलते हैं। अब देखो सवाल कहाँ, यहाँ तक तो सवाल सबने पढ़ा होता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है। सवाल ये आता है ग्रीनलैंड पे कंट्रोल किस कंट्री? ग्रीनलैंड कोई आप अपने आप में कंट्री नहीं है। ग्रीनलैंड इज नॉट अ कंट्री। ग्रीनलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज कंट्रोल्ड बाय अ कंट्री। व्हाट इज दैट कंट्री? स्पेन। बात समझे मैंने क्या बोला? ग्रीनलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, बाय वाटर, उसी को आइलैंड बोलते हैं। समझ गए? ये होता है आइलैंड। जमीन का टुकड़ा, और इस जमीन के टुकड़े के पास आसपास पानी, ये क्या कहलाएगा? आइलैंड। और जब जमीन का टुकड़ा तीन जगह से घिरा हो तो वो क्या कहलाएगा? पेनिनसुला। वो क्या कहलाएगा? पेनिनसुला। मेरी बात समझ पा रहे हो? जब जमीन के टुकड़े को चारों तरफ से पानी घिरे, क्या कहलाएगा? आइलैंड। क्या कहलाएगा? सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम ऑल द साइड्स, लैंड, वाटर, और दिस सराउंडेड बाय फ्रॉम, ना इट विल बी कॉल्ड एज पेनिनसुला। बाय। पक्का? कल बताया था। स्ट्रीम किस में जाएगी? रिवर में। रिवर किस में जाएगा? सी में। सी किस में जाएगा? में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। एस शेप्ड ओशन इज अटलांटिक ओशन। मैंने तुमसे क्या बोला? ग्रीनलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल अक्रॉस, हेंस इट इज एन आइलैंड। मैथमेटिकली ये प्रूव हो जाता है, मैथमेटिकली ये प्रूव हो गई ये बात कि ये एक आइलैंड है। पर ये आइलैंड कोई, ग्रीनलैंड कोई कंट्री नहीं है। ग्रीनलैंड पे किसी कंट्री का रूल है। कंट्री का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला? कैपिटल और रुपये ऐसे अलग से याद नहीं करना है। 194 कंट्रीज हैं, 194 कंट्री का कैपिटल कैसे याद करोगे? पा रहे हो? उसमें जितनी कंट्रीज आती जाए उनका याद करते जाओ, अपने आप तुम्हारे पास 60-70 हो जाएंगे, उसी में सवाल पूछेगा। तुम बेवकूफ़ थोड़ी है, तुमसे कुछ पूछेगा। ए, अब हमें, अगर हमने इस फॉलो किया इस न्यूज़ को सही से, तो हमें कितने कैपिटल्स याद होने जाने? 5 आ रहा है, बट 4 वाई? बस वाई विल ग्रीनलैंड हैव अ कैपिटल? क्या मैं आगे? स्कैंडिनेवियन कंट्री समझ में आई? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। पोर्चुगल की कैपिटल याद रखो। पोर्चुगल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। पोर्चुगल से रिलेटेड और क्या सवाल आता है? वास्को डे गामा इन द ईयर 1498 कहाँ पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप पे उसको रिसीव किसने किया? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद लेके कहाँ आया? सैमोरन के पास। सैमोरन कहाँ बैठा हुआ था? कोची के अंदर, बताया था। पोर्चुगल वर द फर्स्ट यूरोपियन कंट्रीज टू एंटर इंडिया। फर्स्ट यूरोपियन टू एंटर इंडिया एंड लास्ट यूरोपियन टू लीव इंडिया। द ईयर 1960। इस डेनमार्क का जितना जिक्र करना था कर दिया। अब आयरलैंड क्या है? व्हाट? आयरलैंड में एक चीज याद रखो, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन। आयरलैंड से एक चीज याद रखो जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ग्रेट ब्रिटेन एंड इंग्लैंड? तीनों में डिफरेंस। ग्रेट ब्रिटेन के और इंग्लैंड में, जल्दी बता दो, टाइम मत वेस्ट।
देखो इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड वो है जो क्रिकेट खेल रही होती है। आया, इंग्लैंड का नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। एक किलियन मर्फी का नाम सुना है? अरे जिसका वो मूवी आया था अभी, अरे नोलन टेंडर तो उसका वेब सीरीज है, बट वो अभी आई थी ना, ओपनहाइमर। एक है वेरी फेमस एक्टर किलियन मर्फी, किलियन मर्फी इज एन आयरिश, नॉट इंग्लिश। आयरलैंड का है। हम लोगों को सब एक जैसा लगता है, बट आयरिश और इंग्लिश में बिल्कुल पट्टी। इंडिया एंड पाकिस्तान कल्चर को एकदम हेट करते हैं, एकदम हेट करते हैं आयरिश और लड़ाई कर लेते हैं, लड़ाई की चलते पास में ही रहते हैं। आपकी बात सुनो, जब प्योर इंग्लैंड की ज़मीन की बात हो तो वो इंग्लैंड है, मान के चलो इंग्लैंड एक क्या है, एक्स लैंड। इंग्लैंड क्या है, एक्स लैंड। अब इंग्लैंड के साथ जब मैं स्कॉटलैंड को, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ केक्स, लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड। जब मैं एक्स के साथ इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड ऐड करूं, मैं नॉर्थ आयरलैंड ऐड करूं नॉर्थ आयरलैंड, और एक ज़मीन इंग्लैंड तो है ही, और इसके साथ में एक ऐड करूं वेल्स। जब ये चारों को ऐड करूंगा, ये चारों कहलाते हैं यूनाइटेड। बात समझे? इंग्लैंड एक ज़मीन की टुकड़ी मान लो, एक्स इंडिया जैसी। इंग्लैंड व्हेन व्हेन ट्रिपल्ड विद स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड ऐड करो, स्कॉटलैंड के साथ नॉर्थ आयरलैंड ऐड करो। नॉर्थ आयरलैंड क्यों? क्योंकि जो पूरा आयरलैंड है, मान लो ये पूरा आयरलैंड है, क्या है ये पूरा आयरलैंड। आयरलैंड के साथ प्रॉब्लम यह है कि जो आयरलैंड का नॉर्थ वाला हिस्सा है, यहाँ पे रहते हैं प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। कौन से क्रिश्चियन? प्रोटेस्टेंट्स। कौन से? प्रोटेस्टेंट्स। क्रिश्चियंस में दो होते हैं, एक होता है प्रोटेस्टेंट, एक होता है कैथलिक। वाले आयरलैंड में कौन रहते हैं? कैथलिक। इंग्लैंड में कौन रहते हैं? प्रोटेस्टेंट्स। तो जो नॉर्थ आयरलैंड वाले हैं वो अपने आप को इंग्लैंड से रिलेटेड मानते हैं। इंग्लैंड में चलता है प्रोटेस्टेंट्स, वेस्ट में चलता है। इंडिया में कमर्शियली भी सबसे आगे कौन भागा? प्रोटेस्टेंट्स। कैथलिक थोड़े थे, कैथलिक बोलते थे वर्क इज व्हाट, प्रोटेस्टेंट बोलेगा। देखो कैथलिक कैसे हैं, कैथलिक पुराने लोग हैं, कैथलिक गॉड में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कैथलिक अदर वर्ल्डली में बहुत बिलीव करते हैं। किसमें? अदर वर्ल्डली, दुनिया के ऊपर की चीज़, जन्नत। समझ रहे हो कि इसके ऊपर भी एक टिकट कटेगी? कौन बिलीव करता है? ज़्यादातर जो पुराना थोड़ा सोचते हैं कैथलिक्स। तो जो ओल्ड स्कूल क्रिश्चियन है, देखो क्रिश्चियंस दो में बटे हुए हैं, एक कैथलिक और एक प्रोटेस्टेंट्स। कैथलिक थोड़े पुराने हैं, ओल्ड स्कूल। कैथलिक बोलता है संडे को छुट्टी करो, भगवान की वर्शिप करो, चर्च जाओ, ये मत करो वो मत करो, बहुत ऑर्थोडॉक्स है, पुराने विचारों में बिलीव। लेकिन कुछ कुछ लोगों को बाद में बिजनेस करने का मन। एक एक सेंट आए, सेंट कैल्विन सेंट कैल्विन ने बोला ऐसा करो, भगवान ऊपर नीचे, तुम जो भी जिंदगी में कर रहे हो उसमें अगर बेस्ट हो, इसका मतलब 100% तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। देखो उन्होंने हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट को मना नहीं किया। कैथलिक ने बोला कि गॉड डिसाइड करेंगे, फादर डिसाइड करेंगे, मेरी डीड्स डिसाइड करेंगे कि मैं हेल में जाऊंगा या हेवन में। कैथलिक बोलता है। प्रेसिडेंट बोलता है कुछ नहीं है हेल हेवन, हेल हेवन एग्जिस्ट करता है, बट तुम जो भी काम कर रहे हो अगर तुम उसमें एक्सेल कर रहे हो, तुम पक्का कहाँ जाओगे? हेवन। मतलब अगर तुम क्रिकेट खेलते हो और तुम सचिन तेंदुलकर बन जाओगे, प्रोटेस्टेंट एथिक बोलता है तुम अब कहाँ जाओगे? हेवन। इसीलिए तो तुम देखो उस टाइम पे ब्रिटेन ब्रिटेन प्लेन होता नहीं था, तब भी रॉबर्ट क्लाइव लाइव इंडिया चलता था। इस सोसाइटी में वो ये दिखा पाते थे, देखो मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें क्या हूँ, बेस्ट, मेरा हेवन जाना कंफर्म है। ये था प्रोटेस्टेंट एथिक। प्रोटेस्टेंट एथिक से ये वर्ड आया वर्क इज वर्शिप। समझो वर्क इज वर्शिप, क्योंकि जो तुम कर रहे हो तो वर्शिप मानो, तभी उसमें बेस्ट हो गए तो अपने आप वो वर्शिप हो जाएगी, और वर्शिप हो जाएगी तो टिकट कहाँ की कटेगी? हेवन की। ये हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। ये सब के यूएस कैपिटलिस्ट सोसाइटी सब किसमें बिलीव करते हैं? प्रोटेस्टेंट्स। और जो गरीब क्रिश्चियन देश हैं वो मोस्टली कैसे होंगे? कैथलिक। वो अपना ओल्ड स्कूल ही सोच रहा है। तो ग्रेट ब्रिटेन क्या, ये यूके क्या है? नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। वेल्स। अगर तुम इंग्लैंड में कभी क्रिकेट फॉलो करो तो वेल्स की, वेल्स, अरे WALES। ये भी तो हो सकता है तक पढ़ाई ना हो, कंफ्यूज क्या हो रहे हो? 194 कंट्री आगे। देखो इंग्लैंड समझ गए, इंग्लैंड की कैपिटल इज लंदन। यूके इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, समझ में आया? अब एक कॉन्सेप्ट है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन कहता है स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड। समझ गए? पक्का? सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इनमें कौन सा है? यूके। यूके आया। यूके के झंडे का भी क्वेश्चन आता है, यूके के झंडे को बोलते हैं यूनियन जैक। यूनियन जैक, यूनियन जैक क्या है? तो ये झंडा देखा है ऐसा? देखा है ये झंडा? देखा होगा, मैच के बीच में देखा होगा। ये क्या है? यूनियन यूनियन जैक। झंडे को बोलते हैं यूनियन जैक।
यूनियन जैक तुमको ऑस्ट्रेलिया के झंडे पे भी दिखेगा, यूनियन जैक तुमको न्यूजीलैंड के झंडे में भी दिखेगा। समझ में आ रहा है? एक यहाँ से कंसेप्ट और सीखो। दुनिया में ऐसी 5 कंट्रीज हैं जो अपना इंटेलिजेंस शेयर करती हैं, तो बोलते हैं 5 आइज। क्या बोलते हैं? 5 आइज। क्वेश्चन आया हुआ है 5 आइज पे, एलेट में आया था। 5 आइज। 5 आइज कौन है? यूएस, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये देखो चारों पांचों का मदर लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। तो बोलते हैं 5 आइज। क्या बोलते हैं? यहाँ की 5 आंखें। ये सारा इंटेलिजेंस शेयर करते हैं अपना, सब कुछ। आया? तभी तो यूएस, यूएस में तो सब जगह के लोग हैं ना, पर यूएस अपनी मदर कंट्री किसको मानता है? ब्रिटेन को। तभी तो यूएस का लैंग्वेज इंग्लिश। सोचो ना आया कहाँ से? लैंग्वेजेस कहाँ थी? यूरोप में। फ्रेंच, फ्रांस में जो लोग रहते थे वो फ्रेंच बोलते थे, वो जर्मन, जो इटालियन बोलते थे वो इटली, है ना? जो स्पेनिश बोलता था वो स्पेन का हुआ। तो इंग्लिश बोलता था वो इंग्लैंड का था। इंग्लिश बोलने वालों की जगह इंग्लैंड। अब दुनिया भर में रूल किसने किया बेसिकली? ब्रिटिश, इंग्लैंड। और यूएस में कौन सी लैंग्वेज बोली गई ज़्यादा? ब्रिटिश, के लिए इंग्लिश पे इतना है। लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, याद रखना। चाइनीज कोई लैंग्वेज ही नहीं होती। चाउमीन, हाँ, मोमो। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट स्पोकन। याद रखना, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी होगी? मैंड्रिन। मैंड्रिन कौन सी भाषा है जो चाइना में बोली जाती है? अच्छे ने आंसर तो सही दिया, लेकिन एग्जाम में गलत करके आता कि चाइनीज तो लिखा ही नहीं होता। क्या क्या होता? मैंड्रिन। मैंड्रिन मतलब वो वाला एरिया जहाँ मंचूरिया है। ये जो मंचूरियन खाते हो, ये मैंडेरियन एरिया से ही आता है। चाइना का कभी मैप देखोगे तो चाइना ऐसा है। ये वाले चाइना में कुछ भी नहीं है, जियांग। और बाकी पूरा चाइना इधर बैठता रहता है, ये मंचूरिया वाला एरिया। क्या यहीं का तो मंचूरियन खाते हो? मंचूरियन खाया मंचूरिया? इंडियन ने अपना टिक लगा के अलग कर दिया। मैं एक बार एक जगह गया हुआ था, जावा साइड। जावा इधर टीयर 3 सिटी, टीयर 3 टीयर 4। वहाँ पे वो चाउमीन में भिंडी भिंडी डाले हुए थे। हाँ हाँ, बैगन भिंडी डाली हुई। डिश कहाँ की थी? कहाँ गई? क्या लग गया? चले आगे। नीदरलैंड की कैपिटल? एबी डिविलियर्स कहाँ का है? साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में तो काले लोग रहते, तो पूरा कैसे है? न्यूजीलैंड का है। यूरोपियंस ज़्यादा कि वो तो यूरोपियंस इंडिया में इसलिए नहीं रहे क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट अच्छा नहीं था। बाकी इंग्लिश ने जहाँ जहाँ रूल किया वहाँ पे उनके रह ही गए। तुम इंडिया में भी अगर मसूरी वगैरह घूमने जाओगे तो तुमको वहाँ बहुत सारे ब्रिटिशर्स अभी भी मिल, कि वहाँ का टेम्परेचर इंग्लैंड जैसा है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ कुछ कुछ ठंडे इलाके हैं, इसलिए वहाँ ब्रिटिश रह गए। तभी तो स्टीव स्मिथ, मैथमेडन, डिविलियर्स, ग्रेम स्मिथ, सब कैसे गोरे? कबीजो रबाडा काला है। आ रहा है? ये सब यूरोपियंस हैं, वहाँ रह गए। इंडिया में इसलिए नहीं रहे क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट देख लो, अभी मई में देख लो, हम मर जाते होंगे। आया? नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम। नीदरलैंड का दूसरा नाम है हॉलैंड। आगे। स्विट्जरलैंड का कैपिटल से देख लेना। ये छोटी कंट्रीज के नहीं देखना है। चेकिया का नहीं देखना है, नाम नहीं सुनना। एस्टोनिया, बाकी देखना। चले आगे। हाँ। कौन निकालता है? रिपोर्ट कौन निकालता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कंट्रीज कितनी है? रैंक 1 पे कौन है? इंडिया की प्लेस क्या है? लास्ट टाइम इंडिया की प्लेस क्या थी? याद नहीं करनी, तो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव। क्या ही इम्प्रूव? कराची कर लिया था, लाहौर पे हमला हो गया। जल्दी देखिए, कब्जा हो गया। इंडिया रैंक्स, इसे बताना चाह रहे हैं, इंडिया रैंक्स बिलो इट्स नेबर्स। नेपाल। नेपाल का कैपिटल काठमांडू। मालदीव्स का माहे। मालदीव्स का माहे। श्रीलंका का? लोग कोलंबो मार्क कराएंगे, लेकिन कोलंबो नहीं है, चेंज हो चुका है, श्री जयवर्धनापुरम कुछ है। जयवर्धना, महिला जयवर्धने से याद रखो। चले आगे। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। तो ये समझाना चाह रहा है अगर इंडिया में हमारा ये खत्म हो रहा है, प्रेस का फ्रीडम कम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? सबसे पहला रीजन देता है इकोनॉमिक, जाने की कोशिश किया। पैसा क्या इकोनॉमिक है जिस वजह से क्या ट्रांसपेरेंट, क्या है इकोनॉमिक? शिवम, पार्टी मान जाते हैं, मान जाता होगा कोई। हाँ। देखो, एक वर्ड याद रखना, क्रोनी कैपिटलिज्म।
कैपिटलिज्म का मतलब होता है ऐसा कैपिटलिज्म जब बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस मिल के काम करने लगे पॉलिसी में। कैपिटलिज्म इज इट अ गुड वर्ड और बैड वर्ड? बैड वर्ड। ए टू मतलब समझते हो? कौन है इंडिया में ए टू कौन है? ए टू है ना? ए टू प्लस इंडिया इज कॉल्ड एज क्रोनी कैपिटलिज्म। इकोनॉमिक प्रेशर देखो क्या है। अब एक चीज होती है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेशन। और कॉर्पोरेट हमेशा किसके लिए बनती है? प्रॉफिट मोटिव के लिए बनती है। प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कब बनेगा? जब ज़्यादा टीआरपी आएगी। कि जब ज़्यादा टीआरपी आएगा तभी तो व्यूअरशिप बढ़ेगा। व्यूअरशिप बढ़ेगा तो अच्छे स्पॉन्सर्स मिलते हैं। अब स्पॉन्सर्स अच्छे कब मिलेंगे? टीआरपी हाई होगी। तो दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इंडियन सोसाइटी जैसे जो लोग ज़्यादा देखेंगे उसको ज़्यादा मिलेगा ना बेटर। अभी लोग देखना बंद कर दे, टीआरपी कम हो जाएगी, अब न्यूज़ जाएगी कि स्पॉन्सर मिलना बंद हो जाएगा। स्पॉन्सर कौन है? अब जैसे आज तक आ रहा है, आज तक पे ऐड आता है पतंजलि। पतंजलि पैसा दे रहा है ना। पतंजलि का है रात में 9 आज तक देखेंगे। अगर वो एक का 10 लाख 5 लाख देखेंगे तो पेट गिर जाएगा। जब कॉर्पोरेट का पैसा ही ऐड ही कम हो गया, उसका रेवेन्यू ही कम हो गया, तो एक्सपेंडिचर कम कर देगा। में आ रहा है? तो ये उन पे इकोनॉमिक प्रेशर है कि वो कॉर्पोरेट हो चुके हैं। ये इंडिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ भी हो रहा है ना। बॉलीवुड इज ऑल्सो गेटिंग कॉर्पोरेटाइज। वंस समथिंग गेट्स कॉर्पोरेटाइज द ओनली मोटिव लेफ्ट इज प्रॉफिट मेकिंग। फिर प्रॉफिट मेकिंग जब आ जाएगी तो प्रॉफिट मेकिंग इंडिया का जो काम है वो तो खत्म हो गया। आया पहला पॉइंट। आगे देखो। बाकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और लीगल प्रेशर। चलो आगे चलो। ये पैरामीटर थोड़े थोड़े ध्यान रखना। हाँ, के बाद फ्रीडम ऑफ मीडिया। अब जो मीडिया के लिए कानून बन रहे हैं की क्या क्वालिटी है। और ट्रांसपेरेंसी मैंने बताई। और ऑटो सेंसरशिप फॉर मीडिया। ऑटो सेंसरशिप क्या होती है? व्हाट इज ऑटो? ऑटो पायलट जब बोलते हैं इसका मतलब ऑटो पायलट ऑटोमेटिक। खुद से चलना ऑटोमेटिक ऑटो पायलट है ना। ऑटो सेंसरशिप। कभी कभी क्या होता है तुम कभी नोटिस करोगे, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो अलाउड ही नहीं होंगी, सेंसर करके हटा दी जाती हैं। ऑटो सेंसरशिप का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सरकार इतनी बदमाश है कि देखेगी नहीं, अपने आप हटा देगी। कभी कभी तुम देखो यूट्यूब बहुत सारे वीडियोस में अपने आप कॉपीराइट आ जाता है, कुछ भी आ जाएगा हटा देगा। ऑटो सेंसर हटा दिया। चले आगे। ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए सेंसर। अब एक चीज़ और याद रखना, क्या हमें मूवीज़ को कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? सेंसरशिप सर्टिफिकेट। तो तुम अपनी मूवीज़ के बाहर ये चीज़ देखते हो A+ मतलब अडल्ट। और कौन सी होती है? एक AU होती है, ऑल यूनिवर्सल शायद। और कौन सी होती है? ऐसे दो तीन वैराइटीज़ हैं, में पता चल जाता है। तो सेंसर सर्टिफिकेशन है वो देता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। भारत सरकार में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट साहब हैं। प्रेसिडेंट साहब के नीचे साहब हैं। पीएम साहब ने अपना काम अलग अलग मिनिस्ट्री बांटा है। का काम है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को बांट दिया है। इसका मिनिस्टर कौन है ये आप खुद पढ़ोगे। आप याद रखना, मैं क्यों याद रखूंगा। इसका मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री, ये याद करना। ठीक। ठीक का काम काम क्या है इंडिया में? सेंसरशिप सर्टिफिकेट। कोई भी एक्टर की मूवी आती है तो उसको सर्टिफिकेट कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आया? पक्का? चले। ये याद करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर में एक चीज याद रखना, कहाँ का है ये? कंट्री का है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, फ्रांस। आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रैंक थी? थी 1, तो ये सही हो गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर भी सही हो गया। और दूसरा है पॉलिटिकल प्रेशर एंड पेरेंट्स आर द मेजर इन इंडिया, ये भी सही। आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड। चले आगे। बता दो। सवाल क्या है? हमारे देश में हमको करना बहुत है। आपको ये क्या होता है फ्लोरा फोना? हाँ। मतलब कॉकरोच। फाइलम क्या? थ्रॉटेड क्या होता है? थ्रॉटेड। पेडेंटिक कौन है? पेडेंटिक। फास्टिडियस। अच्छा, यूक्सोरोसाइड क्या होता है?
व्हाट इज पैरीसाइड और एक्सोरोसाइड? वाइफ को मार। पेडांटिक कौन है? का एक सिनोनिम बता दो। फर्स्ट वीडियो क्या यार शिवम? 46। तो कम हो जाएगा ना, धीरे धीरे हटा देंगे वो। टीम AK-46 चले आगे। 47 - 1 से लिखने लगेंगे। AK-47 चले आगे। देखो, तो इंडिया में फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अरे नेचर ने जरूरी किया हुआ है यार, है ना। घास होगी तभी तो घोड़ा खाएगा। घास नहीं होगी तो घोड़ा खाएगा क्या? चले आगे। घोड़ा कहाँ रहता है? टेबल में। और हॉर्स लाइक मतलब क्या होता है? वाइन, वेरी गुड। वो वाइन, अल्पाइन, हॉक, डायनाइन, फेलिनाइन, कैट। याद रखो, भूलो मत। अब मन से मेहनत, जितना स्कूल में पढ़ा उससे मैं तो ज़्यादा पढ़ा दूंगा। 12 साल में पढ़ा है स्कूल में। 6 साल स्कूल में पढ़ा है। हाँ, तो 14 साल में जितना सीखा उससे ज़्यादा सीखा था। ये फेल भी हुआ ना एक बार। 6 2 बार की थी। यार हमारे टाइम पे तो ये होता था प्रेप। नहीं, हम सबसे पहले हमने किया नर्सरी, इसमें रेड यूनिफॉर्म होती थी। क्या प्रेप में ग्रीन यूनिफॉर्म होती थी, फिर क्लास फर्स्ट। ऐसे पढ़ा हूँ मैं। तुमने एक क्लास यहाँ एक्स्ट्रा पढ़ी है क्या? 2 ही साल में स्कूल में डाल दिए गए थे? क्योंकि समझो ना, ये स्कोप कैसे बन रहा है। तुमने कितने साल पढ़ा है फर्स्ट से पहले? फर्स्ट से पहले मैंने फिर पीजी की। प्रेप नहीं पढ़ा तुम लोग? कोई प्रेप नहीं पढ़ा है? प्रेप, नर्सरी केजी प्रेप? केजी नहीं पढ़ा है। हाँ प्रेप पढ़ा, नर्सरी प्रेप फर्स्ट। चलो, अब देखो तो इन्वायरमेंट में किसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है? फ्लोरा एंड फौना को। नेचर को कंजर्व करना जरूरी है। फ्लोरा एंड फौना जरूरी है, नेचर को कंजर्व करना है। नेचर कंजर्वेशन से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दो बार पूछा। सस्टेनेबल क्या होता है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एक्जैक्टली, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन सच वे दैट यू आर कंज्यूमिंग योरसेल्फ आल्सो एंड यू आर प्रिजर्विंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन आल्सो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम सब समझते हैं। फिर इसके बाद अब देखो, तो अब फ्लोरा और फौना, इनको प्रोटेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। एक्स सिटू मतलब होता है उनको उनके नेचुरल वेजिटेशन से कहीं बाहर ले जाओ। जैसे जू में प्रोटेक्ट कर लिया, बाहर से जंगल से लाए और जू में रख लिया। एक्स मतलब निकलने वाला, इन सिटू मतलब आने वाला। जहाँ पे तुम, वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहे थे, अगर उनका प्रोटेक्शन वहीं करोगे तो कैसा प्रोटेक्शन हो जाएगा? सिटू। अब इन सिटू को देखते देखते हमने कुछ कुछ चीज़ें बना ली। जैसे गांव होता है, शहर होता है ना, फिर एक मेट्रोपॉलिटन होता है। ऐसे ही हमने लेयरिंग में कुछ चीज़ें बनाई। जैसे एक बनाया हमने नेशनल पार्क, एक हमने बनाया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक हमने बनाया बायोस्फेयर रिजर्व। बायोस्फेयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है। क्यों? व्हाट इज बायोस्फेयर? व्हाट इज बायोस्फेयर? हाँ, जिस रीजन में, बायोस्फेयर का मतलब होता है एयर, वाटर, लैंड, तीनों को प्रोटेक्ट करना। जब प्रोटेक्ट करने की बनाई जाए तो बायोस्फेयर। बायोस्फेयर होता ही वही है, एवरीथिंग इन। आया? सब में सबसे बड़ा क्या होगा? बड़ा क्या होगा? बायोस्फेयर। साइज वाइज, प्रोटेक्शन वाइज नहीं, प्रोटेक्शन वाइज कि भाई जितना बड़ा करते जाओगे उतना प्रोटेक्शन उसका कम होता जाएगा ना। पूरे इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व बना दी क्या? आ रहा है? अब देखो, इसको सिमली पाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिमली नाम का कॉटन मिलता है विच इज रेड इन कलर। हाँ, कॉटन, कॉटन प्लांट है ये। कॉटन, कॉटन सूट इज रेड इन कलर। आया? तो नाम क्या पड़ा? सिमली पाल। याद क्या रखेंगे? सिमली पाल क्या बन गया है? उड़ीसा का सेकंड नेशनल। देखो, उड़ीसा में कितने नेशनल पार्क? कितने नेशनल पार्क? दो। पहला कौन सा? सिमली पाल। और दूसरा भीतरकनिका। भीतरकनिका बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ मिलते हैं ओलिव रेडली टर्टल। बहुत न्यूज़ में रहता है, आएगा जरूर साल में कभी। ओलिव रेडली टर्टल ऑलमोस्ट अबाउट टू एक्सटेंड थे, खत्म होने वाले थे।
सरकार इनको प्रोटेक्ट करती है। आ रहा है। ऑलिव रेडले कहाँ मिलता है? भीतरकनिका में। सवाल में भीतरकनिका नहीं पूछा है, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क बन गए। पहला था भीतरकनिका, दूसरा था सिमलीपाल। सिमलीपाल बिकॉज सिमली कॉटन इज रेड इन कलर। सेकंड भीतरकनिका, वाई इज भीतरकनिका इंपॉर्टेंट? बिकॉज भीतरकनिका में यू फाइंड ऑलिव रेडले टर्टल विच इज अबाउट टू एक्सटेंड। सरकार बहुत ध्यान देती है ऑलिव रेडले टर्टल पे। कहाँ मिलते हैं? भीतरकनिका नेशनल पार्क। चलें आगे। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उड़ीसा सर? कनिका बेटा, पाल हो गया ना। ये तो लिखा हुआ है सिमलीपाल पाल हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर द 107। ये 107 याद नहीं करना। 107 याद नहीं करना। बहुत ज़्यादा याद करना है, ये बताऊंगा। बहुत ज़्यादा याद करना है तो याद रखो फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? और यूके में क्या है? एफएसआई, जेडएसआई एंड बीएसआई। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज इन कैलकाटा। भाई रिवाइज ही नहीं करोगे तो मतलब नहीं है, तो याद भी नहीं रहेगा। पेपर देखो तो लगेगा कभी पढ़ाया था। ये बस इतना याद आएगा कभी पढ़ाया था, लेकिन याद नहीं रहेगा ना। तो इन्फॉर्मेशन है, तुम कहाँ, अगर तुम रोज रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे याद? अब जेड एस आई, बी एस आई, एफ एस आई पढ़ा दिया तो याद कर लो। अभी भी नहीं याद होगा, ज़्यादा याद रहेगा तो मुझे ज़्यादा पढ़ाने का मन आया। रोस्टम का मतलब क्या होता है? लैपटॉप, प्लेटफॉर्म। नदियाँ याद मत करो। अब देखो लिखा क्या, इट फॉल्स अंडर डेक्कन पेनिनसुलर। पेनिनसुलर समझ गए? अच्छा एक चीज़ देखो बढ़िया, ये दुनिया का इकलौती ऐसी जगह है जहाँ तुमको मिलते हैं मेलेनिस्टिक टाइगर्स। ये क्या होते हैं? मेलेनिन समझते हो? मेलेनिन? नहीं भाई, मेलेनिन समझते हो? जो लोग ज़्यादा जल्दी डल हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे, के बॉडी में मेलेनिन कंटेंट हाई होता है कम? हाई होता है बेटा। अगर मेलेनिन कंटेंट हाई होगा तो आप डस्की होगे, डार्क होगे। मेलेनिन कंटेंट कम होगा तो आप ज़्यादा ब्राइटर होगे। आया? तो अब मेलेनिन टाइगर्स क्या है? मतलब मेलेनिन मीन्स डार्क, हायर द मेलेनिन कंटेंट डार्कर यू आर। कुछ कुछ ऐसे टाइगर्स होते हैं, टाइगर पे ऐसी ऐसी वो स्ट्राइप्स, ब्लैक भाई, ब्लैक ब्राउन जो भी होती हैं टाइगर्स पे पट्टियाँ होती हैं ना, स्ट्राइप्स। तो कुछ ऐसे shape बहुत ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो टाइगर ही काला दिखता है। समझ में आ रहा है? वो टाइगर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है? सिमलीपाल से भी सिमलीपाल फेमस है। अखबार ब्लैक टाइगर सुना होगा, ब्लैक टाइगर, ब्लैक टाइगर। ब्लैक टाइगर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ब्लैक टाइगर असलियत में होती है मेलेनिस्टिक टाइगर। लेकिन तुम जाएगा कौन पे? अब ऐसे भी कुछ समझाएगा थोड़ी ब्लैक टाइगर मतलब मेलेनिस्टिक टाइगर है, नेपाल में मिलता है, बट यू शुड। समझ में आया? पैंथर तो, पैंथर बिग कैट्स में आता है। बिग कैट्स। एक इंडिया में बॉडी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, क्योंकि कैट होती है और फिर बिग कैट होती है। यहाँ में बिग कैट कितनी है? आता है जैगुआर, आता है चीता, आता है लेपर्ड, आता है लायन, आता है टाइगर, आता है पैंथर, आता है, सात आते हैं। लेपर्ड वगैरह भी आता है। बिग कैट, बिग कैट, भारी बिल्ली। हाँ हाँ, लायन नहीं आएगा, लायन नहीं आएगा। मतलब मैं समझो, टाइगर, जैगुआर, प्यूमा अभी कर देते हैं। टाइगर, जैगुआर, लेपर्ड, चीता, प्यूमा, पैंथर और एक शायद स्नो लेपर्ड। सात हो गए। आया? लायन, लायन कैट। ये रिसर्च करके अंश रिसर्च करके आएगा। टुमारोज होमवर्क इज अंश विल प्रिपेयर अ 5 to 10 minutes टॉपिक ऑन द, नो नो, ऑन द 7 डिफरेंट बिग कैट्स। ठीक है? और ये इसमें एग्जाम में बहुत डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन बुरा नहीं मानना है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा। एक डॉक्यूमेंट्री देखना बढ़िया, सातों बिल्ली की। चले? आज अर्जुन नहीं दिख रहा है, क्या पेपर है? अच्छा, तुम देखो इसमें याद रखोगे सिमलीपाल। काजीरंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई काजीरंगा, काजीरंगा क्यों? देखो कॉर्बेट याद रखना है। कॉर्बेट क्यों याद रखना है? फर्स्ट नेशनल पार्क था। डशीकम इसलिए याद रखो, कश्मीर याद हो जाएगा डशीकम। और अभी साल भर आएगा तो याद रखोगे। फिर भी याद रखो, देखो 107 थे, 107। और 107 थोड़ी याद करने हैं। फिर क्यों याद रखना है? लायन दो तरीके के, एक एशियन और एक अफ्रीकन। अफ्रीकन लायन बहुत सारे कंट्रीज में अभी मिल, बट एशियन लायन पूरे एशिया में नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता, इंडिया के गिर में।
और ये बहुत छोटा होता है साइज अफ्रीकन। एलिफेंट भी देखोगे तो एशियन एलिफेंट्स आर कंपैरेटिवली देन अफ्रीकन। आ रहा है। इवन लायन, तो लोग बोलते हैं बब्बर शेर। बब्बर शेर मतलब अफ्रीका का शेर। आ रहा है। सिमलीपाल पढ़ लिया, ये याद नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं। काजीरंगा क्यों पढ़ना है? असम में है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइनो जो है वो अफ्रीकन होता है और एशियन। और एशियन राइनो सिर्फ यहाँ इंडिया में एक ही जगह मिलता है, काजीरंगा में। लैंड ऑफ एलिफेंट्स। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर। नेशनल बर्ड कॉक। और नेशनल ट्री बनियन ट्री। नेशनल कल्चरल एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट। लैंड ऑफ एलिफेंट्स थाईलैंड। लैंड ऑफ कौन सा है? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ? कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, याद रखो। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? और प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये तो याद रखो। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ 1992। समझे? तो के लिए लॉन्च हो रखा है क्योंकि एक क्या है, एक पवन सिंह और एक पवन सिंह का कॉम्पिटिटर कौन है शिवम? तो पवन सिंह, नहीं पता तुमको? चले आगे, चले आगे। तो दो एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। चले आगे। इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? नहीं, दो ही है बेटा, 107 में। याद रखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स या इस मध्य। चले आगे। देखो, यार उसकी स्पेलिंग नगोरो है, नगोरो नगोरो, आई डोंट रिमेम्बर, या हाँ, देख लेना लास्ट, बता दूंगा। चले आगे। गोरू कारबाग ऐसा कुछ स्पेलिंग है ये। तो आगे। अब ये याद रखो, ये बस थोड़ा थोड़ा याद रखो, इंडिया में नेशनल पार्क बनाता कौन है? जैसे ये इंडिया है हमारा, तो लेट्स से दिस इज इंडिया। अब इंडिया में अगर ये वाले रीजन को नेशनल पार्क डिक्लेयर करना है तो कौन करेगा? स्टेट सेंटर दोनों कर सकते हैं, स्टेट सेंटर दोनों कर सकते हैं। पर वैल्यू ज़्यादा किसकी होती है? सेंटर वाले की। और सेंटर इसको बनाता है कौन से कानून के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तीन चार बार क्वेश्चन आया इस पे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का? 1972। इसी के बाद तो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होगा, देखो कब, 1973 में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से हमें सिर्फ दो तीन चीज़ें याद रखनी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल वन, शेड्यूल वन मतलब लिस्ट नंबर वन। शेड्यूल वन में क्या लिखा है? जिन एनिमल्स को नहीं मार सकते। ब्लैक बक है वो शेड्यूल वन का जानवर था, इसलिए सलमान खान फंसा हुआ है। फिर शेड्यूल टू में कौन से लिखे हुए हैं? प्लांट्स। क्या लिखे हुए हैं? प्लांट्स। और याद रखना है इसके बाद शेड्यूल फाइव। शेड्यूल फाइव में क्या लिखा हुआ है? वर्मेंस, कौवे कौवे जिनको बिना परमिशन के मार दोगे तो कोई केस, कुत्ते को बाहर जाके गोली मारी, केस बन सकता है। मैं पालतू नहीं होगा तो कल कैनाल भी तो ले जा रहा था कुत्ते को। वो चीज़ हटा के बिल्कुल बनेगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड में केस बन जाएगा। हाँ, ये बताया भी था, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, याद करो, बताया था 1960 का कानून है। मुर्गी किस में आएगी? मुर्गी आया। और पोर्क, पोर्क, और पोर्क क्या होता है? पिग लाइक कैरेक्टर। चले, क्या होता है पिग लाइक कैरेक्टर? हाँ, बताओ। वाले को ब्रेक थ्रू प्राइज। दुनिया हम किससे बने हुए हैं? कंपाउंड से बने, एलिमेंट से। लिविंग चीज में तुमको छह गैसेज, कौन कौन सी? कार्बन, ठीक। कोई भी लिविंग चीज हो, प्लांट, एनिमल, रिया को भी तोड़ो और इनको भी तोड़ो और इनको भी तोड़ो, इनको भी तोड़ो, और एक पत्ती को भी। छह चीजें। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और सल्फर। आया? याद कैसे रखेंगे? HON रट लो कि HON। लाइफ भर याद रखो, अच्छी चीज याद रहेगी। ठीक है। अब तभी तो हमको पता है कि अगर जब जब हम गाड़ी में पेट्रोल फूकते हैं या गाड़ी में हम डीजल फूकते हैं, तो हम कोई पेट्रोल और डीजल मतलब कोई फॉसिल फ्यूल फूक रहे होते हैं। और फॉसिल बना किससे होता है? या तो कोई प्लांट से या तो एनिमल से ही तो वो था कुछ, तभी वो फॉसिल फ्यूल। अब मुझे पता है सर, HON अवेलेबल मिलेगा, तभी तो किसी तभी तो पेट्रोल जलाने से। पेट्रोल क्या है? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कभी ना कभी क्या था? लिविंग। लिविंग था, तो उसमें ये गैसेस थी। ये गैसेस थी तो बर्न करने से ये गैसेस मिले। जितना पेट्रोल डीजल जलाओगे उतना बढ़ेगा। और CO2 क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि CO2 की टेंडेंसी है हीट को एब्जॉर्ब करने की। क्या करने की? एब्जॉर्ब। आया ना? CO2 नहीं, बेसिक CO2 जरूरी है। अगर उतना CO2 नहीं होता तो हम रात में ठंडे पड़ जाते, हीट ट्रैप ही नहीं होती। रात में फिर क्या होता, हम जम जाते। आ रहा है? हाँ, प्लांट खाना भी बनाता है CO2। आया? अब देखो क्या हुआ है। मतलब लिविंग चीज़ों में ये गैसेस हैं, एलिमेंट्स हैं। केमिस्ट्री इतनी 9th 10th तो एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? टू और प्लस एलिमेंट्स मेक्स अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या बनाता है? एलिमेंट। कंपाउंड मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है ना? एटम। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी टूटते होंगे? मैंने बता दिया ये सर। कहाँ टूटते हैं? हाँ, क्या है? रटते हो, क्वार्क्स होता है वो, क्वार्क्स। आप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, साइंस वाले सर ने पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा है उन्होंने? बुक में क्या पढ़ा तुमने? हमारे से स्कूल वाले सर ने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टूटता है, टूट के क्या बनता है? तो भी बताओ, 10th तक तो पढ़ाई होगा। क्या आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स डिविजिबल? यस, तो देन वेयर डिड यू स्टडी इट? सर ने तुम्हें कुछ पढ़ाया? सब बुक से ही पढ़ पढ़ के यहाँ तक आ गए हो? गुदड़ी के लाल। बताओ, खुद ही से पढ़ते चले आए हो। सर ने नहीं पढ़ाया कभी? पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया? रटू वटू वाली बातें ना बताओ, बेसिक बेसिक बताओ। वो देखिए, नायक मूवी देखी है? नायक मूवी में जब उसके पास वकील आता है, जब उसको बोलता है इसको 24 घंटे के लिए सेम बना सकते हैं कि नहीं, बोलता है अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द। बोलता है वही ज्यादा मत बता, ये सता हो सकता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूटता है या नहीं टूटता है, ये बताओ। कैसे टूटता है? देखो, इसी का एक करने के लिए कि लाइफ आई कहाँ से, इसका आंसर अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, मुझसे ना साइंटिस्ट सही से बता। बट इन लोगों ने किया दुनिया में एक लेबोरेटरी है सर नाम। कहाँ पे है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। चेक करना इस पे भी। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। यहाँ पे 2000 में एक एक्सपेरिमेंट करने की बात की गई। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि अगर हम छोटे पार्टिकल्स बहुत स्पीड से दौड़ा देंगे एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, तो टूट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में टूटे? वही तो होगा असली गॉड पार्टिकल। तो देखो ना, मैंने तुमको कहाँ से बोला, हम किससे बने? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, है ना सबसे। लेकिन बेसिक पे चले जाओगे तो एटम्स। अब एटम तो सबसे बेसिक माना गया। क्या एटम, फिर उसके बाद लोगों ने डाल्टन वगैरह ने रिसर्च करी, पढ़ा होगा डाल्टन का स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि नहीं भैया, एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। अब लोगों ने पूछा कि मतलब हम बने तो इससे ही हैं, किससे? एटम से। अगर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जितना पता चल गया है, अगर हम उसके भी नीचे चले गए तो शायद हमें समझ में आ जाए लाइफ आई कहाँ से। आ रहा है? जब इन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो बहुत सारे छोटे छोटे और छोटे पार्टिकल्स मिले, जिसको क्वार्क्स बोल। अब क्वार्क, इन्हीं को बोला गया गॉड पार्टिकल। इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए और ना इस पे ज़्यादा रिसर्च कर पाए। बस ये समझ लिया गया कि इससे भी छोटा पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल। जिन लोगों की मेहनत प्रिंसिपल्स पे ये साइंटिस्ट ने किया था, वो थे बोस और आइंस्टाइन। इंडिया में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए, जेसी बोस। क्योंकि अमेरिका चले गए थे, इंडिया में तुम उनका नाम नहीं बहुत पढ़ते हो, पर आज भी उन्हीं के बर्थडे पे हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। जेसी बोस, ठीक है, नाम पे तो ये इंस्टीट्यूट है, बोस, कलकत्ता। ठीक, बोस।
जेसी बोस वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आइंस्टाइन आल्सो। समझ में आ रहा है? पार्टिकल फिजिक्स बहुत अच्छा, बहुत पकड़ था इनका। पार्टिकल फंडामेंटल फिजिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के नीचे की भी physics आ रहा है। अब इसी, ये जो इन लोगों ने रिसर्च किया बोस इंस्टीट्यूट, अब ये देखो सुनो, ये जो 2011 में एक्सपेरिमेंट हुआ था, समझ रहे हो, कौन करा रहा था? सर्न। क्या ढूंढ के निकाला था इन्होंने? गॉड पार्टिकल, जिसको तुम छोटे में पढ़ते हो, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, तो प्रूव करना चाह रहे थे। गॉड पार्टिकल का दूसरा नाम रखा इन्होंने बोसॉन टाइन। 2016-17 के आसपास देखोगे, पूछा हुआ है, तुम ये मत सोचो मैं तुम्हें नॉलेज रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमको कभी साइकोलॉजी फिलोसफी नहीं पढ़ाता हूँ। पढ़ा मैंने वो भी है, फिजिक्स भी पढ़ा है, हिस्ट्री भी पढ़ा है, जोग्राफी भी मुझको आता है। मैं सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ जितना तुम्हें आना चाहिए। अब तुम्हारी गलती है ना, तुम सब चीज़ों को फ्लैट देख रहे हो। तुम खुद सोचो, तुम्हारे सामने एक नॉर्मल, तुम एनएलएस में एडमिशन भी पा गए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे छोटा सा सवाल पूछेगा, तुमको क्या समझेगा कि 6-8 महीने पढ़ के चला आया है बस? नॉर्मल सा सवाल है ना, 12वीं के बच्चे को आना चाहिए, 10th तक तो सब साइंस पढ़ते हैं। बस दिक्कत है कि हम किस लिए पढ़ते हैं? एग्जाम में पास होने की। याद है 9 10th का? वेस्ट हो गया ना वो, अल्टीमेटली एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, वेस्ट है। तो तुम डिग्री में 10th पास हो, और इससे बेवकूफ़ कौन बन रहा है? तुम, और अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स, सबके इंडिविजुअली। तो थोड़ी पता है मामला इतना गड़बड़ है। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं हमारे आसपास लोगों को भी नहीं आता, तो भाई 1 ही 2% लोग, और सब थोड़ी। एक के टीम AK-47 में कितने लोग हैं? पर टीम में एक ही है ना, AK, वही है AK। और बाकी तो टीम है, टीम AK-47। एक ये भी है, गॉड्स पार्टिकल। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें अपनी सिर्फ बुद्धि के लिए भी सुन लिया करो, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नीचे से भी लोग हैं, क्वार्क्स, बस उनकी अभी उतनी पढ़ाई नहीं कर पाए, तो गॉड पार्टिकल नाम दे दिया। जिनकी रिसर्च पे काम हुआ वो बोस और आइंस्टाइन थे, इसलिए उस पार्टिकल का नाम रखा गया बोसॉन पार्टिकल। ठीक। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कराई गई 2011 में, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कुछ नाम रखा जाएगा। जैसे टाइगर और इन सब की मूवीज में अपने प्रोजेक्ट का कुछ नाम रखता है ना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, तो ऑपरेशन का कुछ नाम रखा गया है ना, ऑपरेशन मेघदूत, बहुत सारे हुए, ऑपरेशन विजय। ऐसे ही उन्होंने जो जब एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा एलिस। एलिस। अब ये मत सोचना एलिस क्यों रख दिया, वो ब्रिटिश है, जैसे तुमने सिंदूर रख दिया। अब यूरोपियन पढ़ेगा ऑपरेशन सिंदूर, तो उसको मतलब फिर वो पढ़ेगा अच्छा सिंदूर मतलब वर्मिलॉन, मतलब वर्मिलॉन, वर्मिलॉन इंग्लिश में आया, सिंदूर थोड़ी समझेगा। चले आगे। होली के कलर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलर यूज होते हैं, कलर कलर कलर। जैसे सिंदूर को वर्मिलॉन कहते हैं। ये अर्चित का होमवर्क है, कल तुम्हें मुझे बताना है, ठीक? चलो। अब इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या पड़ा? एलिस, एलाइज, जो भी बोलो। इसमें लोगों ने मेहनत किया था, किसने? कैलकाटा, इसलिए इनको कौन सा प्राइज था? ब्रेक थ्रू प्राइज। ब्रेक थ्रू प्राइज को हल्के में मतलब नोबेल की टक्कर का प्राइज है, मार्क जुकरबर्ग खुद देता है। जुकरबर्ग, और मतलब वो एक वो है, लोगों का कंसोर्शियम, बहुत अच्छे उन लोगों को मिलता है जो ह्यूमन लाइफ में असर डाल रही होती है साइंस का। इंपॉर्टेंट है ब्रेक थ्रू प्राइज, भूलना मत। ब्रेक थ्रू प्राइज किसके लिए मिलता है, देखो मैं बताता हूँ क्या क्या याद रखो। ये पूरी कहानी भूल जाओ, ये पूरी कहानी भूल जाओ। बस अपनी खुद के लिए याद रखना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन टूटते हैं, क्वार्क्स में। क्वार्क्स याद रखना। गॉड पार्टिकल बोलते ही हैं, कह सकते हैं। बोसॉन उनकी रिस्पेक्ट में बोलते हैं, बोस और आइंस्टाइन। कौन? ब्रेक थ्रू प्राइज बस याद रखो, ब्रेक थ्रू प्राइज किसके लिए मिलता है? साइंस के लिए मिलता है, और ऐसी साइंस जो ह्यूमन लाइफ को बेटर करे। चलें आगे। मैथ्स के लिए क्या मिलता है? एबल प्राइज, कौन सा? एबल, याद रखना। चलें आगे। ये देखो, ये याद नहीं, याद मत करना, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो मार्क जुकरबर्ग देता है, बाकी दो लोगों को छोड़ो, प्रिया चैन उसकी वाइफ है। इसका देखो दूसरा नाम क्या है, ऑस्कर ऑफ साइंस। ये ऑस्कर, ऑस्कर किसके लिए मिलता है? मूवीज के लिए सबसे बड़ा अवार्ड, मूवीज, ऑस्कर कौन सा है? ऑस्कर। गानों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड, ग्रैमी नहीं, ग्रैमी, बट वेरी गुड, ग्रैमी। मैथ के लिए सबसे बड़ा अवार्ड, टेबल। ऑस्कर ऑफ साइंस, ब्रेक थ्रू अवार्ड। ये लिखा है, ऑनर, टू ऑनर मतलब टू रिस्पेक्ट साइंटिस्ट whose research and discoveries have contributed changing the fundamental understanding of humanity। प्राइस कितना मिलता है?
$1 मिलियन में कितने होते हैं? $1 मिलियन, हाउ मच इज दिस इक्वल टू इनटू? हमेशा याद रखो, अगर 80 रुपए का डॉलर चल रहा है तो 8 करोड़, मिलियन छोटा होता है, 8 करोड़। 8 करोड़ मतलब $3 मिलियन मतलब 24 करोड़। यही लिखा होता $3 बिलियन। तो बिलियन में हमेशा याद रखना। $1 बिलियन मतलब अगर 80 रुपए का डॉलर है तो 8,000 करोड़ रुपए। $3 बिलियन मतलब, समझे? तो जब कोई कंपनी का वैल्यू, किसी भी कंपनी का वैल्यू अगर $1 बिलियन टच करता है मतलब 8,000 करोड़ रुपए, वो कहलाती है नहीं। और अभी वैल्यूएशन की बात करेंगे, वैल्यूएशन रियलिटी नहीं होती। लास्ट ईयर अन अकेडमी का वैल्यूएशन था $3.4 बिलियन। $3.4 बिलियन मतलब लगभग बना दी 26-27 हज़ार करोड़ की कंपनी। लेकिन अभी वैल्यूएशन चल रहा है अंडर $1 मिलियन। अभी के हिसाब से लगभग 7,000 करोड़ की कंपनी, 0.9 बिलियन डॉलर हो गई है। मतलब $1 बिलियन भी नहीं है, 8,000 करोड़ भी नहीं है। वैल्यूएशन गिरता बढ़ता रहता है। बाईजूस का 2022 में, चेक करना गूगल पे, 2022 में बाईजूस का वैल्यूएशन था 22 बिलियन डॉलर। चेक कर लेना कितना, $22 बिलियन। $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़, 22 मतलब 1,76,000 करोड़ की कंपनी, और 2024 में जीरो। तो वो फाउंडर वाउंडर जो होते हैं वो अपना पैसा लेके खिसक चुके हो। हाँ, वो बेवकूफ़ थोड़ी होते हैं। आ रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन ले गया। कंपनी और इंडिविजुअल तो अलग अलग है ना। मान लो तुमने कोई कंपनी बनाया, अगर तुम्हारा कंपनी का टर्नओवर लेट्स से 40 लाख है, तो मोटा मोटा उसका वैल्यूएशन लगभग 2 करोड़ रुपए हो जाता है। आने वाले सालों में इतना बना देगा। तो 2 करोड़ का वैल्यूएशन है, तुम किसी को भी 20% बेच दिया, 40 लाख तुम्हारा अंदर हो गया ना। अपना धीरे धीरे पैसा किनारे कर लेते हैं। चलें आगे। जीरो हो गया भाई, उसका मतलब थोड़ी वो नंगा हो गया। अनिल अंबानी की भी कंपनी कर गई क्या इंसॉल्वेंसी? बात करो, बताया था। सबसे पहले आदमी अपने आप को कंगाल डिक्लेयर करता है कि मेरे पास पैसा नहीं है भाई, इंसॉल्वेंसी। फिर वो कोर्ट जाता है कि भैया मेरा पैसा दिलाओ। तब कोर्ट बोलता है कि यार पैसा कहाँ से देगा, इसके पास सच में पैसा नहीं है। जब कोर्ट बोल दे इसके पास सच में पैसा नहीं तो बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंसी मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। बैंकरप्सी मतलब कोर्ट बोल रहा है इसके पास पैसे नहीं है। खतरनाक कौन है? बैंकरप्सी। लेकिन बेटर भी है, अब तो कोर्ट ने ही बोल दिया, क्या नहीं कर सकता भाई। नहीं, जब होगा तब लो। हाँ, नहीं तो चौको। चले आगे। चलो, ये देखो एलिस, लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट। बताया था ना एलिस, कहाँ हुई थी एलिस? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे। कौन कर रहा था? ये देखो, अभी तुम यही बोल रहे थे, क्वार्क 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 क्वार्क। चले आगे। तो कभी एक्स्ट्रा पढ़ना हो पार्टिकल फिजिक्स तो बताना, मैं तुमको 2-3 घंटे पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा दूंगा। मुझे भी इतनी कुछ आती नहीं है, पर तुमको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा आ जाएगी। अब देखो, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकलती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आएगी 1 अक्टूबर के आसपास, वो भी पढ़। वर्ल्ड वाले में हमारा 100 में नाम होता ही नहीं, हमारी इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी 100 में नहीं होती। एशिया में फिर भी हम एक बार हिम्मत कर लेते हैं, और हमारी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है IISc बैंगलोर, 38 रैंक पे। बस यही याद रखो। IISc का नाम सुना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या हो गया? कहाँ पे है? बैंगलोर में। रैंक क्या है? एक चीज़ और याद रखना, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकालता कौन है? टाइम्स हायर एजुकेशन। PPT वाला मेथड अच्छा है कि विदाउट PPT? टीम जो लिख, हाँ एनोटेटेड, बोलते हैं एनोटेटेड। एनोटेटेड। ओवाइन क्या होता है? और एस एन 9। चलें आगे। व्हाट इज यूफोरिया? अभी पढ़ाया नहीं, पढ़ाया नहीं। पॉलीग्लॉट, मल्टीपल लैंग्वेज, फिलिस्टीन, फिलिस्टाइन, सैक्रिलेज, ट्रांसग्रेशन, रट लिया। वायोलेशन, वायलेंस की वायलेशन। वायोलेशन मतलब उल्लंघन, वायलेंस मतलब आतंक। दोनों एक चीज़ें कैसी हो जाएंगी? कोई वायलेशन कर रहा हो तो उसको क्या बोले, कोई वायलेंस क्यों कर रहा है लड़के? हाँ, वायलेशन, ट्रांसग्रेशन, यही क्वेश्चन था वो। ये तुमको बहुत जोर याद है ना, हाँ।
मतलब शुरुआती में था। देखो ये बस तुमको सिर्फ बताने के लिए, तुम्हें याद नहीं करना, मैं तुम्हें ये बताना इसमें चाहता हूँ। जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती है, भाई ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों अच्छी है, तुम्हारे से दिमाग में क्वेश्चन है इसमें एनएलएस बैंगलोर क्यों नहीं। कहीं नहीं आएगा, 1000 में भी नहीं आएगा। दुनिया बहुत बड़ी है। और अगर ये वर्ल्ड रैंकिंग आ जाती है ना, तो यूरोप जैसे इसमें पहली और सेकंड रैंक चाइना के पास है। याद नहीं करना, मैं इसलिए बताया नहीं। याद बिल्कुल मत करना, पूछेगा नहीं, फर्जी टाइम वेस्ट है। चाइना की सिंगुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी फर्स्ट और सेकंड पे है। इंडिया का बस तुम ये याद रखो। और ये वर्ल्ड रैंकिंग आती है तो यूरोप और पूरा यूएस रहता है। चाइना वाइना सब खत्म। चलें आगे। हाँ, देखो इस पे रैंक करता है किस कॉलेज में कितनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, याद मत करना, बस तुम ये देखो एक अच्छा यूनिवर्सिटी क्या होता है। कि ये पैरामीटर्स है। व्हाट डिफाइंस अ गुड यूनिवर्सिटी, खुद देख लो। पहला क्या बोल रहा है, रिसर्च कितनी क्वालिटी की होती है, मतलब वहाँ पे रिसर्च अच्छी है या नहीं। एनएलएस बैंगलोर वगैरह इसी में अच्छे हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली और जो कॉलेजेस है वहाँ रिसर्च ज़्यादा बेटर है ना भाई। अब तुम एलयू में पढ़ो या एनएलयू में, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि एनएलयू वाला लाइफ में आगे जाएगा। बट लेकिन उसको बेटर एक्सपोजर मिल गया है कि वहाँ रिसर्च क्वालिटी बेटर होगी, तो इन्वायरमेंट बेटर नहीं होगा। भाई वो ऑलरेडी कॉम्पिटिंग लोगों में बैठा है ना, जो लड़के आया है, लड़के जीत गए वो इकट्ठे आ गए। ये नहीं अच्छी होगी, रिसर्च का इन्वायरमेंट नहीं अच्छा होगा। अब शिवम यादव को रोज बोल रहा हूँ याद करके आओ, नहीं याद करके आ रहा, तो उससे इन्वायरमेंट अच्छा होता है बैड आ रहा है। लेकिन अर्चित से जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उससे इन्वायरमेंट गुड होता है बैड। गुड कि मैं भी याद करूँ। आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। हाँ, के बाद टीचिंग आ रहा है। पढ़ा रहे बास्केटबॉल, तो पढ़ के आना बास्केटबॉल और हाँ, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देखो वहाँ प्लेसमेंट्स हैं कि नहीं, इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल कितना सिखा रहा है। होता है तुमने सीख लिया, एक बुक में थोड़ी साइंस सीख, फिर क्या बचा, इंटरनेशनल आउटलुक। अब ये जिस जिस जगह मिल जाए वो उतना बेटर है, बाकी तो फिर दुनिया की हवाबाजी है। अभी तो मैं बोलता हूँ ये एनएलएस, नालसार, एनयूजेएस ये सब एक ही रेंज के कॉलेज है। बाकी कोचिंग वोचिंग हवा बना देती है। ये एनएलएस 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 लगभग सब कुछ सेम है, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सेम है। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड गेटिंग अ रैंक बिलो 400 350, मैं लिटरली सच बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, तुम तो वहाँ पढ़ रहा हो उससे पूछ ले। यूट्यूब यूट्यूब नहीं, यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे होते हैं वो खुद कहाँ पढ़े, ज़्यादा लोग नहीं पढ़े होते हैं, एक आध लोग मेंटर्स पढ़े हैं, बाकी सब नहीं पढ़े होते हैं। जो पढ़ के आया उससे पूछना, वो सही बोलेगा। ऊपर के 5 6 एनएलयूज में इक्वल अपॉर्चुनिटी। बस लोग एनएलएस एनएलएस के लिए इसलिए चीखते हैं क्योंकि तुम्हें थोड़ा सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस मिलता है। रैंक 5 का लोग इंटरव्यू देखेंगे, रैंक का नहीं देखेंगे। अपॉर्चुनिटी सेम मिला है। जब 5 साल बाद प्लेसमेंट होगी तो नहीं पूछता है तुम्हारी क्लैट में रैंक क्या थी, क्या फ़र्क। ऐसे ही समझो ना, तो मुझे तुम्हारे क्लास 8 के मार्क्स से क्या फ़र्क, एक्जैक्टली 5 साल पहले। बाकी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। पर के लड़के के पास जितनी एनएलएस बैंगलोर की कंपनी सेम आ रही होती है, उनको भी पता होता है 2 4 नंबर के डिफरेंस से क्वालिटी ऑफ लड़का नहीं चेंज होगा। इतनी कंपनीज भी होशियार होती हैं। हाँ, अब हमारे टाइम पे जब एनएलयू जोधपुर 1 पॉइंट इतने नंबर पे मिल रहा है, और 157 के आसपास बैंगलोर मिल जा रहा था, इस लड़के और इस लड़के में कोई डिफरेंस थोड़ी है। जैसे जब हमारा रैंक, हमारे बैच में रैंक आया था तो 164 आया था इंडिया के रैंक 1 का, आउट ऑफ 200। मेरे मार्क्स आए थे 151.25 आउट ऑफ 200। मेरी रैंक आई थी 309। नंबर का अंतर कितना है, 13। पर 13 मार्क्स के डिफरेंस से आदमी में बहुत डिफरेंस हो दिया जाएगा। ठीक कह रहा हूँ, मेरे 151 से 160 होते, क्या पता 145 हो जाते। मैं खुद बोल रहा हूँ, दोनों चांस थे। ये 145 भी हो सकते थे, और लेकिन ये 156 भी तो हो सकते। दिन दिन की बात थी। 156 में तुम एनालिस्ट चले जाओगे, समझ रहे हो। क्वालिटी एक ऊपर की जो बन जाती है 3 400 500 बच्चों की, वो रिक्रूटर भी जानता है कि एक ही जैसी है। और मेरा माना मत मानो, जो ऊपर पढ़ रहा हो रिसेंट आदमी, उससे पूछो। ऊपर यूट्यूबर टाइप नहीं का, तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट का नीड कुछ फायदा हो जाता है। और तुम जनरली कोई पढ़ रहा हो तो तुम जनरली किसी से करके 5 6 एनएलयूज में कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तुम सोचोगे 100 के अंदर लानी है, तब 300 आएगी, ये भी समझ लो। तब तो भाई मार्क्स पे देखो ना, कितने कितने मार्क्स पे कंपटीशन है। इतने से 12 नंबर 13 नंबर के बीच में 308 बच्चे आ गए, एक एक मार्क्स। चले आगे। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ मत याद रखो, बस इतना याद रखो। जीएसटी समझते हैं सारे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या होता है, जैसे मान लो ये फार्मर ने गेहूं किया, फार्मर से गेहूं किसने खरीदा? मिल वाले ने। मिल ओनर। मिल होती है ना, मिल ओनर ने गेहूं खरीद लिया। अब मिल ओनर ने उसका आटा बना दिया। अब उस आटे को वो बेकरी वाले को बेचेगा। बेकरी वाला उस आटे से केक बनाएगा, है ना, और केक अल्टीमेटली कंज्यूमर को सेल कर देगा। पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पे मैं टैक्स भरूँ, किसान भरे टैक्स गेहूँ पे, फिर सेम मतलब मैं किसान से खरीद के लाया हूँ तो किसान ने टैक्स लगाया हुआ है ना उस पर, फिर मैं आके मिल में उस आटे को यूज़ करूँ वीट को, फिर मैं वीट को बेकरी वाले को बेचूँ, तो दो दो बार टैक्स भर रहा हूँ कि नहीं? बात समझो भाई, ये एक बार किसान से कुछ खरीदा तो टैक्स भरा। अब ये तो टैक्स भर के लाया था ना मैं अपने पास, क्या? गेहूँ। अब इस गेहूँ से मैंने क्या बना दिया? आटा। उस आटे में गेहूँ जब लाया होगा तो टैक्स एडिड होगा, और जब ये आटा बेचूंगा फिर टैक्स ऐड हो जाएगा। मैं डबल डबल टैक्स भर रहा हूँ कि नहीं? इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या लेके आए? जीएसटी। तुमने देखा होगा, जब तुम कुछ खरीदने जाओ तो वो बोलता है आपकी फर्म का जीएसटी है, तो हाँ, हमारा जीएसटी वापस आ जाता है। अगर मान लो मेरा फ़ोन तो चार्ज हो रहा है, मैंने फ़ोन अगर पर्सनल नाम से जीएसटी भरनी है, अगर मैं फर्म के नाम से खरीदूँ तो मुझे उस समय तो जीएसटी भरनी पड़ती है, पर अप्रैल में वो मेरे पास जीएसटी वापस आ जाता है, कि मैंने उसको किसके लिए यूज़ किया? बिजनेस इनपुट टैक्स। वो मेरे लिए प्रोडक्ट नहीं है, पर एक कंज्यूमर खरीद रहा है तो उसके लिए वो फाइनल प्रोडक्ट, तो उस पर लगेगी क्या? जीएसटी। और जीएसटी फाइनल पे लगनी नहीं। अब होता क्या है, जब कभी कभी इनपुट पे टैक्स ज़्यादा हो, मतलब तुमने शर्ट पे जो जीएसटी चल रहा है वो चल रहा है 5%, पर कॉटन पे जो जीएसटी चल रहा है वो क्या है? 12%। अब इनपुट वाला टैक्स ज़्यादा हो फाइनल टैक्स से, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। कायदे से तो आखिरी वाले पे टैक्स लगना चाहिए ज़्यादा, है ना? आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? जैसे लास्ट मोमेंट पे जो खरीद रहा है उसको टैक्स ना, पर को इस केस में क्या हो रहा है? टैक्स ज़्यादा है। मान लो शर्ट पे जीएसटी लग रही है कितनी? 5%। और तुमने जो कॉटन खरीदी वो कितनी है? टैक्स ज़्यादा दिया ना, ये क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ से एक स्टार लगा, थोड़ा सा 3 4 लाइन का स्पेस छोड़ देना, ये बाद में पढ़ेंगे। जीएसटी काउंसिल, अभी अगले टॉपिक पे चलते हैं। जीएसटी काउंसिल, ये देखो, आउटपुट पे टैक्स कितना है? इनपुट 2 पे 12, इनपुट 1 पे कितना? 18। आउटपुट टैक्स का स्ट्रक्चर उल्टा बनना कैसा चाहिए था? बनना ऐसा चाहिए था कि यहाँ कम टैक्स होता, फिर और कम टैक्स होता, फिर वो टैक्स सबसे ज़्यादा बढ़ जाता। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पहले वो 18% भर रहा है, फिर वो 12 भी भर रहा है, और आखिरी 5, तो उल्टा हो गया ना। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। याद रखना, इन्वर्टेड मतलब इंग्लिश का वर्ड है इन्वर्टेड, एवरीवन नोज इट। चलें आगे। राफेल मालूम है सबको? राफेल मरीन नहीं मंगा रहे हम, मरीन, एम फॉर मरीन। मतलब अभी राफेल कौन यूज़ करता है? एयरफोर्स। अब राफेल को कौन यूज़ करेगा? नेवी भी यूज़ करेगी। और वो हम कहाँ से खरीद रहे हैं? ऑब्वियसली फ्रांस, बिकॉज राफेल कहाँ का है? फ्रांस का है, तो 28 तक आएगा। बस इतना याद रखो तुम, ये क्या लिखा है? इंडिया फ्रांस कंक्लूड इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट फॉर 26 राफेल एम जेट्स फॉर नेवी। मतलब राफेल को कौन यूज़ कर रहा है? नहीं भाई, राफेल को यूज़ कर रहा है एयरफोर्स। और राफेल मरीन को कौन यूज़ करेगा? ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होगा, ये क्या होगा? थोड़ा सोफिस्टिकेटेड मतलब, हाँ ज़्यादा बेटर। के जो विंग्स होंगे वो छोटे होंगे, विंग्स फोल्ड हो जाएंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर ले जा पाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? जो पानी होता है, तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी नेवल, तो ये राफेल इस पे भी रखा जा सकता है। जब इस पे रख सकते हो तो तुम सोचो ना, कहीं पे भी लेके जाओगे, सोमालिया ले गए और सोमालिया पे राफेल दाग दिया। अमेरिका इसीलिए तो वर्ल्ड पावर है, मतलब और भी बहुत रीजंस हैं, पर दुनिया में अगर ये दुनिया है, हमारे पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, कितने? तो ये ले जाने का दम रखे कि यहाँ से ले खड़ा किया और राफेल दाग दिया। हर जगह थोड़ी पहुंच जाओगे। अब यूएस यहाँ से थोड़ी मिसाइल मार देगा इंडिया पे, तो यहाँ आना पड़ेगा। जो दुनिया में नेविगेट करती हैं बड़ी बड़ी, वो क्या होती है? एयरक्राफ्ट कैरियर। और दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर किसके पास है? यूएस के पास। किसके पास? 11। चाइना के पास कुछ 5 6 हैं, और इंडिया के पास 2। सबके पास तो है ही नहीं। रशिया के पास भी 6 7 8 है। 11 जितनी
अमेरिका के पास, अमेरिका की 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे बड़ी बात ये कि हर समय घूमती रहती है। मतलब वो घर पे नहीं रखते हैं। हमें नहीं दिखता ना ये सब, क्योंकि हम तो कहाँ पढ़ रहे हैं, भारत का इंडिया का मीडिया कैसा है, नंबर वन कैसा है, नंबर वन, वो थोड़ी बताएगा ये सब। अमेरिका एक एक्सरसाइज करता है, पैसे कभी नहीं बताएगा कोई तुमको। पेपर में आता है, यहाँ से निकल के जाता है हर साल इंडिया के। क्या कर रहा है, गश्ती तो लगा रहा है। अमेरिका लगाता है, पैसेक्स नाम की एक्सरसाइज करके चला जाता है। न्यूज़ में छपता ही नहीं है सब। बाकी इंडियन एक्सप्रेस हिंदू में छपता है, तो वो कितने लोग पढ़ते हैं। समझ रहे हो, बताएंगे थोड़ी न्यूज़ वाले। मैं तो इंडिया की सोवरेनिटी भी नहीं सोचता ना। बार आगे कोई चौकीदारी करके चला जाता है तुम्हारी मर्जी के बिना, कुछ नहीं कर पाते हो। और तुमने देख तो लिया ही, वही वॉर में क्या किया यूएस ने। अभी तक अगर तुम लोग ये भी मानते थे नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, मुंह तोड़ जवाब देगा, तुम खुद ही देखो ना यूएस ने कैसे शांत करा दिया। यूएस ने बेसिकली वैसे शांत कराया जैसे कोई सीनियर शांत कराता है लड़ाई। मत लड़ो, चलो अंदर। ये तो हुआ, फिर कुछ हुआ, इंडिया ने कुछ बोला अमेरिका को? क्यों? ये अपनी एक्सपोर्ट कर चुका है। हमारी फॉरेन पॉलिसी यूएस बनाता है। सच बात है ये। इस टाइम पे जो करंट टाइम चल, तो ये वाले एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे ज़्यादा किसके पास है? अमेरिका के पास। और अमेरिका अपने प्रेसिडेंट्स के नाम पे रखता है, एक का नाम रखेगा रीगन, एक का नाम कुछ, एक का नाम कुछ, जो पुराने प्रेसिडेंट्स रहे। एक का नाम ओबामा है। वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने प्रेसिडेंट के हिसाब से नाम देता है और पूरी पूरी दुनिया में घुमाता रहता है। यहाँ पे सोमालिया पनामा है, यहाँ पे एक दो खड़े रहते हैं एनी टाइम, यहाँ पे खड़े रहेंगे। वो पूरी वर्ल्ड पे कंट्रोलिंग करता है, तरीके की पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाना, बस लगाता है पूरी दुनिया में, और लगाते रहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर घूमते रहते हैं। हमें थोड़ी बताएगा न्यूज़। पर तुम थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा इंटरेस्ट लोगे, फिर उसके बाद तुम आज तक से भी ऊपर जाओगे, द हिंदू पढ़ोगे, द हिंदू समझने लगोगे, फिर वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ोगे। जब वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ोगे तब ये सब चीज़ें समझ में। वहाँ पे इंडिया के हिसाब से न्यूज़ नहीं लिखी जाती है, वहाँ पे न्यूज़ लिखी जाती है जो ग्लोबल पढ़ेगी जनता। मैं क्या लगता है, ये अंजना ओम कश्यप को कोई सुनता होगा क्या, रशिया और अमेरिका और इधर कहीं? कोई नहीं सुनता होगा। है आगे, ये सब एक्ट्रेस है भाई। ये रिपोर्टर कहाँ लगती है? रिप- ये देखो, बस इतना याद रख लोगे, इसमें कुछ भी याद। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कह रहा है फ्रांस, बस वही इंडियन को खुश करने के लिए, कि हम राफेल में तुम्हारी एक मिसाइल है अस्त्र नाम की हमारी, तो भी लगा देंगे इस बार। अब ये देखो मीडिया कैसे चलाए, आ रहा है। कैसी मिसाइल है ये? एयर टू एयर। मिसाइल तीन तरीके की हो सकती हैं, एयर टू एयर, फिर एयर सरफेस टू एयर, सरफेस टू। अरे भाई देखो, या तो हवा से हवा में मार दोगे एयर टू एयर, या तो ज़मीन से हवा में मार दोगे तो सरफेस टू एयर, और तीसरा क्या ऑप्शन है? एयर टू सरफेस मार दोगे। ये तो एक ही चीज़ हो गई, सरफेस टू सरफेस मार दोगे, सरफेस टू मार दोगे। अरे एयर टू सरफेस और सरफेस टू एयर एक ही चीज़ है, समझ में आया? राफेल हम याद रखोगे किससे मिल रहा है? और अभी नहीं आएगा, देखो लिखा है डिलीवरीज आर सेट टू बिगिन फ्रॉम 2028, 2028 में डिलीवरी शुरू होगी, जो खत्म होगी 2030 तक। अभी राफेल एम आया नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, राफेल एम पूछ सकता है। फ्रांस, राफेल में इंडियन कौन सा यूज, मिसाइल अस्त्र नाम। क्या राफेल एम बता दिया? अच्छा देखो, अब ये बताया था एयरक्राफ्ट कैरियर पे लगता है, तो अमेरिका के 11 है, अमेरिका के कितने हैं? इंडिया के पास भी दो है। हमने एक रशिया से मांग लिया था, हमने ब्रिटेन से कबाड़ में खरीद लिया था, सच बात है ये। आईएनएस विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विक्रांत। जैसे उन्होंने भी अपने 11 को नाम दे रखा है, ओबामा, रीगन, निक्सन, तो हमने एक का नाम रखा है विक्रांत। याद रखना, पूछता है एग्जाम में। और दूसरे का नाम रखा है विक्रमादित्य। एक बाइक तुमने सुनी है, बजाज की एक बाइक आती है, उसमें वो इसी के पार्ट्स डालते हैं। एक विक्रांत आती है, सुनो मेरी बात। विक्रांत का जो ओल्डर वर्जन था, जो स्क्रैप हो गया था, तो कबाड़ में बजाज ने खरीद लिया। और बजाज ने बोला हम जो नई बाइक बना रहे हैं उसमें छोटा छोटा टुकड़ा डाल देंगे। मतलब एक प्राइड बेची, प्राइड बेची। उसी पे उसको, उसीलिए उसका नाम क्या रखा था, बजाज विक्रांत। समझ गए? जब वो बिक रहा था स्क्रैप में, 10 5 10 20 करोड़ का खरीद लिया। अब उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब उससे कुछ बाइक में नहीं फर्क पड़ेगा। बस एक बाइक की लेगेसी हो गई कि छोटा सा डाला हुआ है, तुम उसको नेशन से जोड़ोगे ना। आया, आईएनएस क्रांत और आईएनएस राफेल, हम समझ गए। ये अस्त्र याद रखोगे। अब इसमें लिखा है डसॉल्ट एविएशन विल इंटीग्रेट। डसॉल्ट एविएशन क्या है? ये फ्रांस की कंपनी है जो असलियत में राफेल बनाती है। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अलाउड है। डसॉल्ट एविएशन कौन है ये? फ्रांस की क्या है एक कंपनी, किस चीज़ की कंपनी, डिफेंस कंपनी। डिफेंस कंपनी है, इसीलिए क्या बनाती है? आगे
अब ये कल से कर लेंगे, 1 घंटे और बचेगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, 15 अप्रैल से लगभग 6-7 मई तक का है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर इसको ढंग से पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत सच में नहीं है। जो तुम्हें फ़िल्टर करना है वो मैं करके तो दे रहा हूँ। अब मेरी बात समझो, तब भी तुमको बहुत लोग बोलते सुनेंगे न्यूज़पेपर पढ़ो। वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बात समझो, न्यूज़पेपर तब पढ़ने की ज़रूरत पड़ती जब या तो मैं न्यूज़पेपर से क्या पढ़ रहा होता, जीके या फिर इंग्लिश। भाई लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए पढ़ते हो या जीके के लिए पढ़ते हो? जीके के लिए तुमको सारी पीपीटी और मिल जाएगी। अखबार से नहीं समझ पाओगे इतना आसानी से। अखबार में राफेल एम पढ़ोगे डर जाओगे। समझ में आ रहा है? और ना क्लियरिटी आएगी कि एम मतलब मरीन, मतलब नेवी, और नॉर्मल राफेल क्या है, एयरफोर्स। दसॉल्ट एविएशन पढ़ोगे डर जाओगे, ऐसे पता है दसॉल्ट एविएशन कंपनी है। समझ में आ रहा है? और दूसरा रीज़न होता है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, वर्ड्स बस मजबूत रखो अपने। वर्ड्स इतने मजबूत कर लो कि अखबार में कुछ भी पढ़ोगे समझ में आने लगेगा। जीके तब भी नहीं समझ में आएगी, जीके के लिए बेस चाहिए। आ रहा है? लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो लाइफ भर कोई बेस नहीं चाहिए। राफेल पढ़ लिया, राफेल एम पढ़ लिया, तो अब आगे कभी साल 2 साल 3 साल बाद अखबार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये बात समझ गए? यहाँ तक पहुँच गए? बाकी जीके का लेक्चर 2 कल करेंगे। कल हमारा 15 अप्रैल से 6 मई का हो जाएगा। फिर 20 दिन का कर लेंगे तो लगभग करंट अफेयर्स में बराबर आ जाएंगे। मार्च तक का रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग हर सर को बोलूँगा देख लेना। और बहुत ज़्यादा बैक में करने की ज़रूरत नहीं है। 6-7 महीने का करंट अफेयर ढंग से पढ़ना होता है। समझ में आ रहा है? मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर 10 के आसपास छोड़ देना है। 7 नवंबर 8 नवंबर को छोड़ देना है, कि 20 दिन तो पेपर का चाहिए ही। तारीख को पेपर होगा, है ना? अरे 8 को होगा, जब भी होगा उसके 15-20 दिन पहले छोड़ देना है। क्योंकि वो तब फिर पेपर बनेगा, प्रिंट होगा, तो करेक्शंस होंगे। के पास भी स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं होगा ना, एक दिन पहले बना दिया। ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, पेपर डिस्पैच होगा, पेपर की सिक्योरिटी होगी, पेपर की प्रूफ रीडिंग होगी कि उसमें मिस्टेक्स ना हो। बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो 15-20 दिन पहले बन चुका होगा। 15-20 दिन पहले की न्यूज़ याद नहीं करनी है। आ रहा है? और खाली करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, उसके साथ साथ जो मैं लिखवा रहा हूँ वो भी लिख लो। नहीं तो फिर होगा क्या, देखो पीपीटी से भी काम हो जाएगा, पर फिर पीपीटी समझ नहीं आएगी। अभी तो आ जाएगी, 3 महीने बाद खाली पीपीटी होगी, तब समझ नहीं आएगी। आया? आ लेना। चलें, बाय बाय।